नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया तनाव की। जानेंगे कि अपनी जिद पर अड़े ईरान को साधने के लिए अब ट्रंप किस तरह के विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन आर्थिक विकल्पों की बात ट्रंप प्रशासन कर रहा है वो कितने कारगर साबित होंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि गाजा को लेकर ट्रंप का प्लान क्यों अधर में लटक गया है। इजराइल को मनाने को लेकर अब अमेरिका कौन से कदम उठाएगा। वहीं एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ट्रंप के दक्षिण कोरिया को लेकर ताजे फैसले की। जानेंगे कि अचानक ट्रंप क्यों दक्षिण कोरिया से इतने बेरुख हो गए। क्या इसके पीछे ट्रंप का किम जोंग उन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या मामला कुछ और है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। हॉर्मुज खोलने की राह साफ, ईरान ओमान में ट्रांजिट रूट पर सहमति। ईरान ने कहा समझौते से संबंधित संयुक्त बयान को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अमेरिका ईरान के बीच 60 दिन के एमओयू की डेडलाइन खत्म। यमन में फिर बढ़ा तनाव, हुती समूह का लाल सागर में बड़ा हमला, सऊदी के सैन्य जहाज समेत 5 पोतों को निशाना बनाने का दावा। अब तक औपचारिक पुष्टि नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने दी यमन में पूर्ण युद्ध की चेतावनी। हमास से बातचीत के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिले अमेरिकी प्रतिनिधि जेरेड कुशनर। गाजा प्लान पर मंथन, हमास की इजराइल पर दबाव बनाने की अपील। नेतन्याहू ट्रंप की योजना को कर चुके हैं खारिज, मुस्लिम देशों ने की निंदा। अमेरिका दक्षिण कोरिया साझा सैन्य अभ्यास में कटौती, ड्रिल शुरू होने से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया आदेश। किम जोंग उन से रिश्तों का दिया हवाला। सोल बोला अभ्यास तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी। डीआर कांगो में इबोला का सबसे घातक कहर, अब तक 2325 लोगों की मौत, 4945 मामले दर्ज। यूएन बोला हर 30 मिनट में एक मरीज की जान जा रही। कांगो में इबोला की 17वीं लहर। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। अमेरिका ईरान तनाव खत्म होने के बजाय एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। 60 दिन के अंतरिम समझौते की मियाद खत्म होने के करीब है, लेकिन दोनों देशों के बीच किसी अंतिम समझौते के आसार नहीं दिख रहे। हॉर्मुज से लेकर कुर्दिस्तान तक टकराव बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर गाजा में ट्रंप की शांति योजना भी मुश्किलों में घिर गई है। ऐसे में सवाल है, क्या कूटनीति इन बढ़ते संकटों को थाम पाएगी या हालात फिर युद्ध की ओर बढ़ेंगे। आइए आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। करीब 6 महीने पहले शुरू हुई अमेरिका ईरान जंग पूरी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हमले जरूर रुके हुए हैं, लेकिन हॉर्मुज समेत करीब सभी मुद्दों पर कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। युद्ध को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए 2 महीने पहले अस्थायी समझौते के तहत हुई एक कोशिश की मियाद भी खत्म हो रही है। 17 जून को हुए अंतरिम समझौते के तहत अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर बातचीत करके अंतिम समझौते तक पहुंचना था, परमाणु समझौता करना था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच हमले भी हुए और तनाव भी बढ़ा। ईरान ने समझौते की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस पर हस्ताक्षर के कुछ हफ्तों बाद ही अमेरिका ने इसकी शर्तों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन शुरू कर दिया था। ईरान का दावा है कि अमेरिकी रवैये के कारण बातचीत शुरू ही नहीं हो पाई। ऐसे में 60 दिन का सवाल बेमानी हो जाता है। यानी जिस समय सीमा पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी, उसे ईरान ने सिरे से ही मानने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका ईरान पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कई बार हमला कर चुका है। हालांकि बाद में हमले को रोकते हुए अमेरिका ने कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर किसी तरह सहमति नहीं बन पाने के बाद अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
वहीं ईरान ने दो टूक कह दिया है कि प्रतिबंध बढ़ाइए या नाकेबंदी कीजिए, ईरान अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के साथ कथित लैंड ब्लॉकेड लागू करने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं ईरान और कुर्दिस्तान क्षेत्र के बीच तनाव अब सीधे हमलों तक पहुंचता दिख रहा है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के प्रधानमंत्री मसूद बरजानी ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। दावा है कि ईरानी ड्रोन ने उनके निजी कार्यालय और कुर्दिस्तान की सुरक्षा एवं खुफिया एजेंसी के प्रमुख के घर को निशाना बनाया। बरजानी ने इसे खतरनाक और अस्वीकार्य कार्रवाई बताते हुए कड़ी चेतावनी दी है। ईरान और कतर के बीच लापता पायलटों को लेकर भी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईरान ने कतार के उस दावे को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें दोहा ने कहा है कि उसके कब्जे में कोई ईरानी पायलट नहीं है। तेहरान ने अब साफ कर दिया है कि जब तक तीनों पायलटों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, उन्हें कतर में कैदी मानेगा। ईरान के साथ तनाव तो कम नहीं हो रहा, वहीं गाजा में ट्रंप की शांति की कोशिश में बड़ा पेंच फंस गया है। हमास के प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा में अमेरिकी प्रतिनिधि जेरेड कुशनर से मुलाकात कर गाजा शांति योजना को मानने के लिए इजराइल पर दबाव डालने की अपील की है। इजराइल ने हमास के पूरी तरह हथियार नहीं डालने तक गाजा से सेना पीछे हटाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद जेरेड कुशनर ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। उधर 8 मुस्लिम देशों ने नेतन्याहू द्वारा ट्रंप की शांति योजना को खारिज किए जाने की निंदा की है। कुशनर की सबसे बड़ी चुनौती है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनाई जा सके। और इस पूरे ताजा घटनाक्रम पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल यही है कि ईरान और ओमान के बीच में खबरें हैं कि हॉर्मुज को लेकर के कुछ सहमति वहां पर बन गई है। क्या लगता है आपको, अगर ईरान और ओमान के बीच में कोई सहमति बन भी जाए तो क्या उसके बावजूद भी हॉर्मुज खुल पाएगा? चंद्रशेखर जी, सीधा अगर इसका जवाब दें तो नहीं खुल पाएगा, जैसा कि अमेरिकन चाहते हैं। अगर ये जो समझौता हो रहा है ये ओमान और ईरान के बीच में हो रहा है, ये एक बायलैटरल अरेंजमेंट है कि भाई अगर जहाज एग्जिट करेंगे तो किस रास्ते से करेंगे वो मॉनिटर किया जाएगा। ईरान और ओमान उसको मॉनिटर करेंगे और एंट्री रूट भी यही कंट्रोल करेंगे। तो एक तरह से जो ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज को पूरी तरह खोला जाए, वो स्थिति तो बन नहीं रही। ये एक दूसरा समझौता है और ईरानियंस का कहना है कि भी ये तो हमारा बायलैटरल समझौता है, इसमें तो अमेरिकन है ही नहीं इस पिक्चर में। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एक स्थिति थी कि हॉर्मुज, जैसे एमओयू की हम बात करते हैं, जो एमओयू साइन किया गया था उसमें हॉर्मुज को खोलने की बात की गई थी, लेकिन उसमें भी ये कहा गया था कि जब तक पूरा समझौता नहीं होता तो ईरान उसका नियंत्रण करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। तो आगे बात बढ़ी नहीं है। एक तरह से ईरान अपनी एक तरह से मजबूती दिखा रहा है कि हम और ओमान कर रहे हैं, और एक तरह से अमेरिकन के जो डिमांड्स हैं वो अभी रडार पे भी नहीं है। जी अतुल जी, दूसरा सवाल यह है कि जो अमेरिका की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि ईरान के ऊपर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे कि ऐसे पहले लगाए नहीं गए, तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या ये प्रतिबंध कारगर साबित होंगे और ये प्रतिबंध किस तरह के हो सकते हैं? देखिए, अब आप कितना इकोनॉमी को स्क्वीज करेंगे ईरान की, उसके हमको दो ज्योग्राफी देखनी है ईरान की, उसके दो पहलू। एक तो समुद्री तट है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉकेड वगैरह कर सकते हैं, जो अमेरिकन कर रहे हैं। हालांकि एक स्थिति पैदा हुई है यूएसएस इब्राहिम लिंकन के अंदर भी एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो सी रूट है उसको आप ब्लॉकेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीछे एक नॉर्दर्न ईरान से एक लैंड रूट भी जा रहा है, एक रेलवे रूट जा रहा है, जो चीन की तरफ जा रहा है, जो रूस की तरफ जा रहा है। उस पे हालांकि हमले किए गए हैं। एक रूट उसका वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी, जिसमें भारत भी उसका हिस्सा है, वहां पर भी अटैक किया गया। और जो चाइना की तरफ रूट जा रहा है उस पे एक ब्रिज था, गोलिस्तान ब्रिज, वहां उसके ऊपर भी हमला किया गया। लेकिन वो किसी तरह से वो रूट्स अभी चल रहे हैं, ट्रेड रूट्स हैं वो, और जब तक वो चलेंगे तो एक बैकअप प्लान है ईरान के पास। आप भाई समुद्री तट से जितना मर्जी घेराबंदी कर दें, लेकिन लैंड कॉरिडोर चीन और रूस के साथ खुला हुआ है, और बाकी कॉकेशियन कंट्रीज, अजरबैजान वगैरह, इन सब के साथ खुला हुआ है, तुर्की के साथ भी खुला हुआ है। तो एक तरह से अगर हम पूरी ज्योग्राफी अगर 360 डिग्री देखें तो आप आर्थिक प्रतिबंध बियॉन्ड ए पॉइंट
स्क्वीज नहीं कर सकते ईरान को। ईरान की ने अपनी लाइफलाइंस डेवलप की हैं और वो पहले से की हुई हैं कि हम सब कुछ सी से डिपेंड नहीं करेंगे, हम लैंड रूट अपने खोल के रखेंगे, और उनको खोल दिया गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी ज़्यादा सक्सेस अमेरिकन को मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा सर ये भी जानना चाहेंगे कि उधर लाल सागर में जिस तरह से हूती लगातार हमले कर रहा है सऊदी अरब के जहाज़ों पर, और वहाँ पर स्थिति काफ़ी विकट बनी हुई है, ये कितना चिंता का विषय है और इसका क्या कुछ फ़र्क देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, ये चंद्रशेखर जी, हम बात कर रहे हैं 3 रूट्स की। एक तो है हॉर्मुज वाला, जिसकी हम बात कर चुके हैं। फिर हम बात कर रहे हैं जो बाब अल मंदाब है, जहाँ पर हुतीज का अटैक जा रहा है। ये जो एक तरह से एक गेटवे है लाल सागर के लिए, इंडियन ओशन और लाल सागर के बीच का जंक्शन है ये। यहाँ पर जो है हुतीज अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जो भी शिप आ रहा है सऊदी अरेबिया का, अगर हम नक्शा देखें तो जो वेस्ट कोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया से यानबू वगैरह इन रिफाइनरी से अगर पेट्रोल आ रहा है तो उसके ऊपर अटैक हुतीज कर रहे हैं। ये है माउथ ऑफ द गल्फ ऑफ एडन, एक तरह से बाब अल मंदाब जिसको कहते हैं। लेकिन एक तीसरा फ्रंट भी खोला है, और वो अटैक था जब मिस्र का एक शिप सुएज कैनाल के माउथ पे के ऊपर भी अटैक किया गया जी। तो ये 3 पिवट्स हैं जिसके ऊपर एक तरह से आशंका आ गई है कि भी ये खुले रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसका असर सबसे बड़ा जो है वो तेल की सप्लाईज के ऊपर पड़ सकता है, उसकी कीमत के ऊपर पड़ सकता है। अब तक जो है कीमत को नीचे किया गया है, क्योंकि यूएस के जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, बहुत सारे रिजर्व्स का तेल उन्होंने मार्केट में कर दिया है, उसको फ्लो कर दिया है। हालांकि वो युद्ध की स्थिति में होना चाहिए था, लेकिन अभी कर दिया तक, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर तेल की कीमत $5 पर गैलन से ऊपर जाती है जी। तो वहां पर जो है आर्थिक स्थिति डोमेस्टिकली बड़ी खराब होती है, और मिड टर्म पोल्स के लिए वो ठीक नहीं है ट्रंप के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं, ये जो हुतीस को हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो इस पूरे इंटरलॉकिंग को खोलने की अभी हम देख नहीं पा रहे कि ये अमेरिकन इसको कर पाएंगे कि नहीं। मुझे नहीं लगता, आज तक तो वो कर नहीं पाए। ठीक है। और इसलिए वो एक जटिल एक प्रॉब्लम अमेरिकन के लिए है, ये जो रूट की बात है। ठीक। सर, अंतिम सवाल है, जो ये गाजा को लेकर के जो ट्रंप का प्लान था, नेतन्याहू ने एक तरह से उसको मना कर दिया है। वो कहते हैं कि पहले हमास अपने हथियार छोड़ेगा, फिर हम अपनी मिलिट्री को वहाँ से हटाएंगे। इस पे क्या कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि जेरेड कुशनर वहाँ पर गए हुए हैं और वो बातचीत भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं उसको लेकर के? चंद्रशेखर जी, हम जब से बातचीत कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो इजराइल का एक तरह से एक शिकंजा है अमेरिका के ऊपर, कि इजराइल की बात को मना नहीं कर पा रहा अमेरिका, हालांकि उसके इंटरेस्ट कुछ और कहते हैं। गाजा में भी वही स्थिति है कि ट्रंप ने की जो प्लान है उसको खारिज कर दिया नेतन्याहू ने। तो यहाँ पर जेरेड कुशनर वगैरह ये किंगपिन नहीं है, ये बात आ रही है नेतन्याहू के ऊपर, और नेतन्याहू ही अड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक सफलता मिल रही है। मैं एक आखिरी पॉइंट कहना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि ईरानियंस जो हैं इस पूरे युद्ध को ड्रैग आउट करेंगे 4 महीने तक, जब तक मिड टर्म पोल्स नहीं होते, क्योंकि उनकी मंशा है कि ट्रंप मिड टर्म पोल्स में अगर हार जाए, इन द सेंस कि रिपब्लिकन्स हार जाए सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो एक तरह से वो लेम डक प्रेसिडेंट बनते हैं अगले 2 साल के लिए, कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोई कानून पास नहीं हो सकता जब तक कि कांग्रेस का उसके साथ में एंडोर्समेंट नहीं हो। तो मुझे लग रहा है कि इस स्थिति का जो टाइमिंग है, ईरानियंस ड्रैग आउट कर रहे हैं। ये उन्होंने पहले भी किया था, ये जिमी कार्टर को ऐसे हराया था क्योंकि 444 दिन अमेरिकन को बंदी बनाया था अमेरिकन एम्बेसी में, और जैसे ही रोनाल्ड रेगन जीते वो इलेक्शन तो उन्होंने उनको छोड़ दिया जी। तो कार्टर को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वही अब वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक पैटर्न सामने नजर आ रहा है। ठीक है, और ये देखना होगा कि क्या कुछ इसका जो अमेरिकी जनता है उस पर क्या कुछ फर्क पड़ता है। अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर ट्रंप के एक फैसले ने अमेरिका के सहयोगियों को भी चौंका दिया है। ट्रंप ने संयुक्त सैन्य ड्रिल में अमेरिकी भागीदारी कम करने का आदेश दिया है, जबकि ईरान के खिलाफ जंग के बीच यह फैसला सामने आया है। क्या इसके पीछे दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ट्रंप किम जोंग उन से रिश्ते सुधारने की नई चाल चल रहे हैं? आखिर अमेरिका के इस कदम से सियोल, प्योंगयांग और पूरे एशिया में क्या संदेश गया है? आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े हवाई हमले किए हैं। रूस ने रविवार रात यूक्रेन पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें एक स्टील प्लांट में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन ने मॉस्को इलाके में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में रूस की एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का गोदाम जलकर खाक हो गया। इस बीच यूक्रेन से सटे रोमानिया ने बताया कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये खबर आपको दिखाएंगे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर, सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन है। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़ जाल। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर ट्रंप के एक फैसले ने अमेरिका के सहयोगियों को भी चौंका दिया है। ट्रंप ने संयुक्त सैन्य ड्रिल में अमेरिकी भागीदारी कम करने का आदेश दिया है, जबकि ईरान के खिलाफ जंग के बीच यह फैसला सामने आया है। क्या इसके पीछे दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ट्रंप किम जोंग उन से रिश्ते सुधारने की नई चाल चल रहे हैं? आखिर अमेरिका के इस कदम से सियोल, प्योंगयांग और पूरे एशिया में क्या संदेश गया है? हम इस वक्त आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे साथ अतुल अनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के, जिससे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से दक्षिण कोरिया को लेकर के वहां पर जो ड्रिल हो रही थी उसको कट करने की बात कही गई है, क्या कुछ इसके कारण लगते हैं आपको? सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा पिवट है जो 2 बड़े देशों के साथ जुड़ रहा है और जुड़ चुका है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के वहाँ पर दौरा कर चुके हैं और चाइना और नॉर्थ कोरिया के संबंध काफ़ी अरसे से, कई डिकेड से बड़े घनिष्ठ हैं। दूसरा जो मेजर रिलेशनशिप है वो रूस और नॉर्थ कोरिया का है। आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भेजे गए थे, कोई 20,000 के करीब, अगर मुझे याद हो ठीक से, जो कुर्स्क एरिया में गए थे, जहां पर यूक्रेन ने जब इन्वेड किया तो कुर्स्क में जो वापस लिया
जो टेरिटरी रशियंस ने, उसका योगदान नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के ऊपर काफी हद तक जाता है। तो एक तरह से बड़े घनिष्ठ संबंध हैं इन तीनों कंट्रीज के। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखें तो ये तीनों देश जो हैं अब इंडो पैसिफिक के इलाके में भारी पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सैन्य सामग्री है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो अमेरिका के हैं इस जगह, उनको हटा के, क्योंकि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, वेस्ट एशिया का क्राइसिस बढ़ गया है, तो हटा के उनको वेस्ट एशिया की तरफ ले गए हैं। तो एक तरह से पावर वैक्यूम वहाँ बन रही है। उसके मेन दो अलाइज हैं, जापान और साउथ कोरिया। उनमें बिल्कुल चिंता की बात है कि भाई आप हमें कहाँ बचा रहे हैं, आपके जो सैनिक बेड़े हैं बड़ी, वो यहाँ छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। तो उसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कोरिया की तरफ कि टेंशन्स किसी तरह से थोड़े कम हो। डोनाल्ड ट्रंप का जब फर्स्ट टर्म में नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ वो एक बातचीत हुई थी, आपको याद होगा, शायद 2016 की बात है, जब सिंगापुर में मीटिंग हुई थी किम जोंग उन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, तो लग रहा था कि कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स जो है कम हो गई। लेकिन चंद्रशेखर जी, वो स्थिति 10 साल पहले की स्थिति थी। आज की स्थिति में नॉर्थ कोरिया की अलायंस जो है वो किसी और तरफ चली गई, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान के अंदर टेंशन्स और पोलराइजेशन बहुत गंभीर है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सडनली आप सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया से नरमी करके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भी साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइज उसको डाउनग्रेड करेंगे, एक तरह से सिग्नल दे रहे हैं नॉर्थ कोरिया को, वो आज की जो सामरिक स्थिति है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा। 10 साल पहले ये फिट बैठना था, लेकिन अब घटनाएं जो हैं किसी और तरफ जा चुकी हैं, और ये अलायंस बड़ा मजबूत हो चुका है। और दूसरा, वेस्ट एशिया क्राइसिस खींच रहा है अमेरिका। सर, वही जानना चाह रहे थे, क्या जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान के मामले में साथ नहीं दिया दक्षिण कोरिया ने, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, वो कारण तो कहने की बात है, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्थिति में, क्योंकि ऐसी जटिल स्थिति हो गई थी वेस्ट एशिया में कि आपको अपने जो राष्ट्र सामग्री है, बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको वहां ले जाना ही पड़ रहा था। तो इसलिए ये मुझे रीज़न नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया से नाराज़गी की वजह से वो डाउनग्रेड कर रहे हैं रिलेशनशिप। किसी तरह से डिफेंसिव पे हैं कि भी इंडो पैसिफिक एरिया, एशिया पैसिफिक जो एरिया है, ये असुरक्षित अगर होता है, यहाँ कमजोरी पड़ती है, तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया से खतरा नहीं है। तो ताइवान स्टेट्स का क्या होगा, चाइना पावर वैक्यूम में क्या करेगा? तो ये बड़े सवाल साथ साथ अमेरिका के लिए है, उसको डिफ्यूज करने के लिए संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, एक जो $350 बिलियन का जो साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई थी, साउथ कोरिया ने कहा था कि $350 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे, और अमेरिका का कहना है कि साउथ कोरिया इस प्रपोजल को लेकर के अभी कुछ साफ नहीं कर रहा। क्या ये भी कारण हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो पेट्रो डॉलर्स हो, चाहे निवेश कोरिया से हो या जापान से हो, जब तक ये ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह नहीं खरीदेंगे अमेरिका के, तब तक डेट सर्विसिंग जो अमेरिका उसको करनी मुश्किल है। तो ये एक तरह से सप्लाई लाइंस है, फाइनेंशियल सप्लाई लाइंस दो तरफ से आ रही हैं, जापान कोरिया की तरफ से आ रही हैं और गल्फ कंट्रीज की तरफ से आ रही हैं। ठीक है सर। और अगर दोनों में रुकावटें आती है तो अमेरिका की जो एआई रेवोल्यूशन वो ला रहे हैं, उसके लिए जो धन चाहिए उसमें कमी पड़ती है। तो एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़ा नाराज हो साउथ कोरिया से। बट लेकिन मुझे लगता है कि इससे और गहरे कारण है जिसकी वजह से ये एक तरह से प्रयास किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल रहेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अतुल जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े हवाई हमले किए हैं। रूस ने रविवार रात यूक्रेन पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिसमें एक स्टील प्लांट में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूक्रेन ने मॉस्को इलाके में अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में रूस की एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी का गोदाम जलकर खाक हो गया। इस बीच यूक्रेन से सटे रोमानिया ने बताया कि नाटो एयर पुलिसिंग मिशन में तैनात F-18 लड़ाकू विमान ने उसके हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार
गिराया। नाटो प्रवक्ता के मुताबिक शुरुआती जांच में ड्रोन के रूस का होने की आशंका जताई गई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला के प्रकोप से 2325 लोगों की मौत हो चुकी है। ये संख्या 2018 और 2020 के प्रकोप से हुई मौतों से ज्यादा है, जिससे यह देश के इतिहास का सबसे घातक प्रकोप बन गया है। कांगो के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि कंफर्म मामलों की संख्या बढ़कर 4945 हो गई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में मिले 101 नए मामले भी शामिल हैं। म्यांमार के जुंटा प्रमुख से राष्ट्रपति बने मिंग आंग हाइंग सोमवार से रूस की यात्रा पर हैं। अप्रैल में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद रूस की यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इससे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद वे भारत, चीन, लाओस और इस महीने की शुरुआत में थाईलैंड की यात्रा कर चुके हैं। पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप के बाद बचाव दलों ने 6 और शव बरामद किए हैं, जिसमें मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार भूस्खलन और मलबे की चपेट में आने से 135 लोग घायल हुए हैं और करीब 5000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हाल ही में स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी इलाके स्यूटा में दाखिल हुए हजारों प्रवासियों ने रविवार को स्यूटा के एक मशहूर शहरी बीच पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पेन के अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें मोरक्को वापस भेजने के बजाय शरण दी जाए। दरअसल 80,000 के करीब लोग हाल ही में मोरक्को से स्यूटा में दाखिल हो गए थे, जिनमें से अधिकतर को वापस भेज दिया गया, लेकिन करीब 8,000 लोग अभी भी स्यूटा में मौजूद हैं। सोमालिया की फेडरल सेना और हथियारबंद विरोधी गुटों के बीच सोमवार को बेदोआ शहर के सेंटर में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। बेदोआ के पूर्व प्रेसिडेंट के वफादार मिलिशिया गुट के दो तरफ से बेदोआ में घुस आए और फेडरल सेना की 2 बटालियनों को चुनौती दी। ये लड़ाई अब और तेज हो गई है। पूर्व हंगरी में एक सड़क से पोलैंड की बस के उतर जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बस में 57 तीर्थयात्री सवार थे। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मैग्यार ने रविवार को फेसबुक पोस्ट में बताया कि बस रात करीब 1 बजे खाई में जा गिरी और पलट गई।